नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस की जो बीपीएससी से रिलेटेड बुक है उसको कवर करेंगे। और ये आज से सीरीज स्टार्ट हो रहा है और इसमें पहला जो सेगमेंट है वो है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें जनजातीय विद्रोह दिए गए हैं। तो ये सभी जनजातीय विद्रोह तो बीपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं मेंस में, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो, और जो कि मुझे लगता है कि पढ़ना भी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और अगर ना भी पूछा जाता हो तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए हमें पढ़ना चाहिए इसे। तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी ग्रुप में, आप वहाँ जाके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो साथ में आपको पेन और पेपर या फिर जो अपना नोट्स होगा वो लेके बैठना है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको आपको अभी से बनाना है। ठीक है, नोट करते जाना है। आप पहले हेडिंग डालेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और जहाँ पे मैं लाइन करूँगी या फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी वहाँ पे मैं टिक लगा दूँगी। आपको वो चीज़ें नोट करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि अभी स्टार्टिंग टाइम है तैयारी में, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है कि कैसे नोट्स बनाना चाहिए। तो हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ आपको वो चीज़ें नोट करती चलनी है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपको हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आपका नोट्स थोड़ा बल्कि होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें नोट करनी है या कौन सी चीज़ें नहीं। और अगर आपका नोट्स अभी अच्छा ना भी बने, रिवीजन के लायक ना भी बने, तो एक फ़ायदा ये होगा कि आपको आंसर लिखने या फिर लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होता है पहली बार जब वो आंसर लिख रहे होते हैं कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम लिखें क्या। तो बेहतर ये है कि जब आप पढ़ें तो पेन और पेपर के साथ पढ़ने की आदत डालें, जिससे कि आपको आंसर लिखते वक्त या कुछ भी आप नोट्स बना रहे हैं उस वक्त आपको ये परेशानी ना हो कि हमें लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने शेयर कर दिया। और अभी हम लोग चलते हैं वीडियो पे डायरेक्ट। तो ये है टॉपिक कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो इसमें पहले भूमिका दिया हुआ है कि अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार एवं आर्थिक शोषण की घृणित नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष उभर रहा था। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी साम्राज्य की विस्तारवादी नीति, ठीक है, और उनकी जो आर्थिक शोषण की नीतियाँ थी उसके कारण भारतीय समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, जिसकी की परिणति क्या थी, 1857 का संग्राम। तो भारतीयों का यह असंतोष विभिन्न स्थानों पर सैनिक विद्रोह अथवा जन विद्रोह के रूप में समय समय पर दृष्टिगोचर होता रहा। और 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ और उसने ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिलाकर रख दी। ठीक है, मेनली हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, अगर वैसे देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार की साम्राज्य विस्तार एवं आर्थिक शोषण की घृणित नीतियाँ। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार एवं आर्थिक शोषण की घृणित नीतियों का चरम परिणाम क्या था, 1857 का संग्राम। इसे अपने शब्दों में लिखें, अपने एक वाक्य बनाएं और उसे लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध भारतीयों में पिछले 100 वर्षों 1757 से 1857 ईस्वी से संचित रोष का परिणाम था। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ। आरंभ किसने किया, भारतीय सिपाहियों ने। ठीक है, लेकिन जल्द ही एक व्यापक क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल हो गए। लाखों किसान, दस्तकार तथा सिपाही 1 साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे और उन्होंने अपनी वीरता और बलिदानों से इतिहास में एक नया शानदार अध्याय जोड़ दिया। 1857 ईस्वी का विद्रोह अपने स्वरूप, प्रतिक्रिया, भौगोलिक प्रसार और तीव्रता में अन्य आंदोलनों से भिन्न था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह के कारण क्या हैं। ठीक है, और जब हम लोग आंसर लिखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमने देखा कि 1857 के विद्रोह के कारण राजनीतिक में ये थे या फिर कुछ इस तरह से लिख देना है, डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है। आप पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे 1857 के विद्रोह के कारण। आपको अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, तो पहले एक गोला कर लिया या फिर एक फ्लो चार्ट के टाइप से बनाना है, तो लिखेंगे इधर राजनीतिक कारण। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर लिखें, 1 मिनट, कुछ ज़्यादा ही मैंने ये स्केच चला दिया है यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट। तो अगर मानते हैं कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो एक गोला कर लिया, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक, ठीक है, सैन्य कारण, फिर तत्कालिक कारण, ऐसे करके हमें पहले एक फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद अपने आंसर को प्रारंभ करना है। ठीक है, तो ये है, हम देखते हैं 1857 के विद्रोह के कारण।
तो अगर आपने अभी पेन और पेपर साथ में रखा हुआ है तो इस तरह से एक फ़्लो चार्ट बना लीजिए फटाफट, है ना, बार बार मुझे कहना नहीं पड़े। तो ये फ़्लो चार्ट बना लेते हैं पहले। तो राजनीतिक कारण हम लोग देखते हैं कि वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, जिसके तहत भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राजनीतिक परिधि में लाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया गया था। अब यहाँ पे नोट्स आप चूँकि बना रहे हो तो इस लाइन से आप क्या निकालेंगे, ये जो लाइन दी हुई है इससे क्या निकालेंगे, तो वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली थी। राजनीतिक कारणों में एक कारण था कौन सा, वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली। नेक्स्ट है कि डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के तहत कुछ प्रमुख देसी राज्यों यथा झांसी, उदयपुर, संभलपुर, नागपुर आदि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उल्लेखनीय है कि किसी भी राज्य के पास योग्य उत्तराधिकारी नहीं होने के फलस्वरूप वे अपने योग्य उत्तराधिकारी के लिए किसी को भी गोद ले सकते थे, परंतु डलहौजी ने अपनी इस नीति के तहत इस व्यवस्था को अमान्य घोषित कर दिया। और 1856 ईस्वी में जब नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर अपदस्थ कर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तब इस पर देसी राज्यों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा। ठीक है, तो डलहौजी का जो व्यवगत सिद्धांत था, ठीक है, उसमें क्या था कि जिस राज्य के या फिर जिस रियासत के राजा के पास उनके पुत्र नहीं थे, अपने पुत्र नहीं थे, वो क्या करते थे, दत्तक पुत्र ले लेते थे, यानी किसी बच्चे को गोद ले लेते थे और उसे अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे। लेकिन डलहौजी ने इस सिद्धांत के तहत, इसे आम बोलचाल में हड़प नीति का भी सिद्धांत कहा जाता है, तो इसके तहत उन्होंने कहा कि आप अब उत्तराधिकार का जो अपना नियम था पहले का आपका, कि आप अब गोद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुई, लोगों में यानी रियासत के जो राजा थे उनमें भी असंतोष उत्पन्न हुआ। और ये कब ज़्यादा हो गया, जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया 1856 में। ठीक है, अब अवध के अधिग्रहण से कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण बना, क्योंकि अधिकांश सिपाही अवध के थे। ये विद्रोह का वातावरण क्यों बना, क्योंकि अवध को भी अपने वो हड़प लिया गया डलहौजी के द्वारा, और असंतोष इसलिए हुआ क्योंकि अधिकांश जो सिपाही थे वो कहाँ के थे, अवध के थे। ठीक है, नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद करने तथा बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को राजकीय उपाधि तथा ऐतिहासिक लाल किले से वंचित करने वाले प्रस्ताव ने जनता में आक्रोश की भावना को बढ़ाया। ठीक है, तो आपको एरो दे दे के ये चीज़ें लिखनी है। तीसरा कारण कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद की गई, वो एक तीसरा राजनीतिक कारण था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंग्रेज भारत में सदैव विदेशी बने रहे और भारतीय समाज में वो घुल मिल नहीं पाए, उच्च वर्गों से भारतीयों से भी सामाजिक मेलजोल नहीं बढ़ा सके, परिणाम स्वरूप भारतीयों उन्हें अपना विरोधी मानने लगे थे। ठीक है, मुसलमानों को अपना विरोधी नहीं मानने के पीछे क्या कारण था, क्योंकि उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपनाया। ठीक है, भारत की मिट्टी को उन्होंने अपनी मिट्टी माना, अपना देश माना उन्होंने, इसीलिए ये रोष उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना कि अंग्रेज़ों के प्रति हो गया था। अंग्रेज़ खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, और उनका क्या था, श्वेत भारत का भी सिद्धांत था कि हमें ये दायित्व मिला है कि हमें बाकी जो असभ्य लोग हैं, जो काले लोग हैं, उन्हें सभ्य बनाना है। तो उनकी ये जो नीति थी उसने भी लोगों में असंतोष उत्पन्न किया। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायालयों में पर्शियन भाषा को हटाकर अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से मुसलमान नाराज़ थे, मुसलमानों की भी नाराज़गी का काम कर दिया था अंग्रेज़ों ने। आगे चलते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों को भी देखते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा ब्रिटिश व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के पक्ष में अपनाई जाने वाली नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में शिल्पी व कारीगर बेरोजगार हो गए। अब ये शिल्पी व कारीगर लोगों को भी इन्होंने अपना विरोधी बना लिया। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश व्यापारियों को यहाँ पे छूट दी जाती थी, ब्रिटिश जो उद्योगपति थे उन्हें छूट दी जाती थी, जिससे भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियों, जिसमें कौन कौन थे, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी ने देश के पारंपरिक आर्थिक ढांचे का पूर्णतः विनाश कर दिया और इन नीतियों ने किसानों, हस्तशिल्पियों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों, मुखिया वर्ग को निर्धन बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापार नियंत्रण का गहरा आघात था तथा देसी रजवाड़ों के नष्ट होने से अनेक कलाकार, विद्वान एवं धार्मिक उपदेशक राजकीय संरक्षण से वंचित हो गए। ठीक है, अभी ये क्या हम लोग देख रहे हैं कि कलाकार वंचित हो गए, किससे, राजकीय संरक्षण से। तो एक आपको कला पढ़नी है, एक पटना कलम शैली। ठीक है, अभी PSC मेंस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पटना कलम शैली। तो उसका भी यही था कि पटना कलम के जो चित्रकार थे वो मुग़ल दरबार में पहले रहते थे, लेकिन जब मुग़ल दरबार में शासकों का पतन हुआ, मुग़ल वंश का अंत हुआ, तब उन्हें फिर वहाँ से बहुत सारे दरबारी चित्रकार थे वो जगह जगह दूसरे जगह गए, इससे क्या हुआ, कहीं कांगड़ा शैली, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शैली का विकास हुआ और बिहार में पटना कलम शैली जैसी चित्रकलाएँ प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि कलाकार वर्ग में भी असंतोष उत्पन्न हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट है कि न्यायालयों एवं महाजनों के बीच गठबंधन से ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भुक्तभोगी सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी अवसर का स्वागत करने को तैयार थे। यानी महाजन ऋण देते थे और किसान उनके ऋणों के तले, बोझ के तले दबे जाते थे। और महाजन से अगर उनके खिलाफ शिकायत भी कर रहे हैं अगर किसान, तो वो जाके न्यायालय में घूस दे देते थे और जिससे क्या होता था, किसानों के खिलाफ ही वहाँ केस बन जाता था, किसानों को न्याय नहीं मिलता था। तो ये क्या हो गया, उन किसानों में असंतोष का एक कारण बना। ठीक है। नेक्स्ट है जटिल न्याय प्रणाली तथा निचले स्तर पर फैले प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित किया। अब नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक धार्मिक कारण। तो यहाँ पे है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक तथा डलहौजी द्वारा किए जाने वाले समाज सुधार जैसे सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह का निषेध एवं विधवा पुनर्विवाह आदि को भारतीयों ने सामाजिक व सांस्कृतिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप माना। अब ये जो सुधार किए जा रहे थे ना, जैसे सती प्रथा हो गया और फिर बाल विवाह का निषेध वगैरह की बात हो गई, तो इसे यहाँ के समाज के लोगों ने बोला कि आप हमारे समाज का भाग ही नहीं है, तो आपको हक कौन देता है हमारे समाज में सुधार करने की। तो इसीलिए उन्होंने एक अनावश्यक हस्तक्षेप माना। इसे इस तरह से समझिए कि अगर किसी परिवार में विवाद है और कोई बाहरी व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति आकर उस परिवार के विवाद को सुलझाना चाहता है, तो उस परिवार के सभी सदस्य एक पल को एकजुट हो जाते हैं कि नहीं, आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, ये हमारे आपसी मैटर है, ये हमारे परिवार का आंतरिक मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ के समाज के लोग बोल रहे थे कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ की संस्कृति को अपनाया ही नहीं है, तो फिर उन्हें कौन यह हक देता है, उन्हें कोई हक नहीं कि वो हमारे प्रथाओं को बदले। हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, भले ही वो कुरीतियाँ ही क्यों ना हो, उन्हें बदलने का हक नहीं है। तो इसी के कारण ये असंतोष उत्पन्न हुआ यहाँ के समाज में। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों को भारतीयों के प्रति व्यवहार एवं उनकी सोच बहुत अपमानजनक हुआ करती थी और वे भारतीयों को काले अथवा सुअर की संज्ञा देते थे। तो ये कितनी घृणित बात है, और वो अपने आप को बड़ा सभ्य कहते थे। खैर आगे चलते हैं। यूरोपीय भारतीयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे, इस संबंध में तिलक ने लिखा है कि कोई भी आत्मसम्मान वाली जाति इसे 1 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है। अंग्रेज़ों का कहीं बुराई करना हो या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए, तो वहाँ पे आप इस कोट्स को डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ऐसे में ईसाई धर्म के प्रचारकों द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय यथा बलपूर्वक धर्मांतरण तथा मंदिरों, मस्जिदों तथा उनके पुरोहितों एवं इमामों या लोक उपकारी संस्थाओं की ज़मीन पर लगान लगाने से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। ठीक है। 1813 के द्वारा क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे अपने जो धर्म प्रचार है उसका उन्हें छूट दिया गया, और साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ जो मंदिर मस्जिद थे उसमें कर लगाया गया। ठीक है, लगान लगाया गया, तो जिससे यहाँ के लोगों में उनकी धार्मिक जो भावनाएं थी उन्हें ठेस पहुँच गई और असंतोष उत्पन्न हुआ। आगे है कि 1856 ईस्वी के धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ने भी हिंदू रीति रिवाजों को परिवर्तित किया, और इसके अनुसार ईसाई बनने वाले व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये एक पॉइंट था जिसे कि प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप माना गया धार्मिक नियमों में। और अगला जो कारण है वो है कि अंग्रेज़ न्यायाधीश भारतीयों के साथ पक्षपातपूर्ण निर्णय करते थे। सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज़ स्वयं को उच्च नस्ल का मानकर भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे फिर से है सैनिक कारण। सैनिक कारण भी बहुत रहा है। आपको इन सारे पॉइंट को ना 1 लाइनर के तौर पे लिखना है। ऐसे लिखना है कि आप एक बार देखें और सबको याद करते हुए चले जाएं। ठीक है। ये सारे इतने बड़े बड़े लाइन आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है। आपको इसको शॉर्ट में करके लिखना है, जिससे कि आप ये किताब तो बार बार पढ़े ही, लेकिन आपका नोट्स, आप मुश्किल से 2 मिनट लगे आपके नोट्स को रिवाइज़ करने में, है ना। हिस्ट्री का अगर नोट्स है तो 2-3 टॉपिक आप 2 मिनट में रिवाइज़ कर ले, ऐसा नोट्स होना चाहिए। ठीक है। तो खैर हम लोग अब पढ़ाई करते हैं, नोट्स की बातें बहुत हो गई हैं आज, आगे चलते हैं। इसमें है कि अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकते थे, जो कि एक अपमानजनक बात थी। साथ ही यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों के वेतन में असमानता। ठीक है। सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकते थे, वेतन में असमानता थी दूसरा कारण, और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सिपाहियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार ने सैनिकों की भावना को ठेस पहुंचाई। ठीक है। फिर क्या है कि सेना ने भारतीयों के माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी बांधने पर रोक लगाई थी, और इसकी जगह क्या बोला था कि आप हैट लगाओ। तो जिससे क्या हुआ, हैट में एक चमड़े का एक तुर्रा और पंख लगा होता था, जो कि इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता था। क्यों? क्योंकि तुर्रा सूअर का और गाय के चमड़े का बना होता था। इसे लेकर 1806 में वेलोर में सिपाहियों द्वारा विद्रोह भी किया गया। अब ये आपको लगाना है, ये आप जैसे ही इस कारण को लिखेंगे ना कि सेना ने भारतीयों के माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी बांधने पर रोक लगाई और हैट लगाने के लिए विवश किया, जिसमें तुर्रा और पंख लगा होता था, तो
उदाहरण स्वरूप आपको नीचे लिख देना है, ठीक है, कि सैनिक असंतोष उत्पन्न हुआ, उदाहरण स्वरूप 1806 का वेल्लोर विद्रोह, ठीक है। आप अलग एक पॉइंट आप लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पॉइंट में आपने कुछ लिख दिया, नीचे अगर उदाहरण स्वरूप आपने लिख दिया ना कि उदाहरण स्वरूप 1806 का वेल्लोर विद्रोह, तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, जो परीक्षक होंगे उनके माइंड पे, और वो आपके आंसर को भी इन्हांस करेगा। नेक्स्ट है कि ये सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा 1854 ईस्वी के डाकघर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई तथा कैनिंग के सरकार ने 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम पारित कर सैनिकों को समुद्र पार ब्रिटिश उपनिवेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया। यहाँ दो चीज़ें हैं, यहाँ से 2 पॉइंट निकाल सकते हैं आप। पहला कि डाकघर अधिनियम 1854 के द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई, ठीक है, पहला। और दूसरा कि 1856 के सेना भर्ती अधिनियम द्वारा सैनिकों को समुद्र पार ब्रिटिश उपनिवेशों में जाना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है, और जो क्या था, भारतीय समाज में धर्म के विरुद्ध समझा जाता था। अब नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यानी 1839 में, और फिर आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तथा क्रीमिया के युद्ध 1853-56 में अंग्रेजी सेनाओं की पराजय से भारतीय सैनिकों में एक नई ऊर्जा पैदा हुई तथा उन्हें यह लगने लगा कि ब्रिटिश शासन के दिन अब लद गए हैं। तो ये जो तीनों युद्ध हुए ना, उससे भारतीय सैनिक उत्साहित हुए कि नहीं, अब अंग्रेज़ों को भी हराया जा सकता है, बाकी जगह भी इन्हें पराजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सेना में भर्ती सैनिक मूलतः किसान वर्ग से थे, अतः किसानों की आशाओं, इच्छाओं एवं दुख दर्द को ये वर्दीधारी किसान अच्छी तरह समझ रहे थे। जब आप ये बात का जिक्र करेंगे, इस पॉइंट का जिक्र करेंगे, तो आपको वर्दीधारी किसान शब्द का अच्छे से उल्लेख करना है, ये शब्द आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालिक कारण था कि ब्रिटिश शासन ने दिसंबर 1856 ईस्वी में सैनिकों के लिए ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल के प्रयोग का फैसला लिया, ठीक है। इसमें चिकनाई लगे कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था, और जनवरी 1857 में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिससे कि हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को यह लगने लगा कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाह रही है, जो तत्कालिक कारण बना 1857 के विद्रोह का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, ठीक है। यहाँ पे मैं इंक चेंज कर लेती हूँ सॉरी। तो स्वरूप देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के 100 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर भारतीय सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया गया, उसकी प्रकृति या स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं, और ये भिन्न भिन्न मत इस विद्रोह में शामिल लोग, विद्रोह का विस्तार, अपनाए गए तरीकों तथा विद्रोहियों के लक्ष्य को लेकर हैं। अब इसमें कुछ विद्वानों के नाम आएंगे, ठीक है, जो बोलेंगे कि नहीं, ये विद्रोह नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, या फिर ये सभ्यता और असभ्यता के बीच युद्ध था, या फिर मात्र षड्यंत्र था। तो उसमें आपको जिन जिन के नाम आएंगे उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू. टेलर जैसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्राकृतिक पक्षपाती थे, इसे सैनिक विद्रोह, हिंदू मुसलमान षड्यंत्र, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध आदि की संज्ञा दी, जबकि अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो अब किसने क्या कहा वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे है कि कुछ इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं। अब भिन्न भिन्न मत क्यों हैं, तो इसके कारण है यहाँ पे कि निष्पक्ष लेखन का अभाव था। 1857 के विद्रोह के अध्ययन के लिए उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सके, क्योंकि सैनिकों ने पकड़े जाने के डर से क्या किया था, कागजों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। और नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर संबंधित विवाद एवं विभिन्न इतिहासकारों के मत किस नीचे हैं, नीचे दिए गए हैं। तो सैनिक विद्रोह किसने कहा है सॉरी, तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा है कि सन 1857 का विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह की इन्होंने संज्ञा दी है। किसने, सर जॉन लॉरेंस और सीले। आपको लिखना है पहले सैनिक विद्रोह, ठीक है, सैनिक विद्रोह लिख लिया आपने, और बगल में लिखना है जॉन लॉरेंस और सीले। आपको ऐसे लिखते हुए जाना है अपने कॉपी में, ताकि ये याद रहे। ऐसा तो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, और प्रीलिम्स में अगर ना भी पूछा जाए तो आपको अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिखना ही लिखना है, जिससे कि आंसर आपका प्रभावी लगे, ठीक है। तो ये हो गया, आपको लिखना है कि सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी, तो जॉन लॉरेंस और सीले ने, ठीक है। और क्यों कहा था कि चूँकि ब्रिटिश कंपनी और उसके अधिकारियों ने भारत में अपनी शासन पद्धति की कमजोरी को छिपाने के लिए इसे सिपाही और सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी, किंतु हम इस विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते। आपको ये तो बोलना है कि इन दोनों व्यक्तियों ने बोला है इसे सैनिक विद्रोह, लेकिन हम इसे मात्र सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते। क्यों भाई, क्योंकि सैनिकों के साथ साथ इसमें गैर सैनिकों की भी भागीदारी थी। अवध से आए हुए सैनिक एक स्वर से कृषक असंतोष को व्यक्त कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए हम लोग मात्र इसे सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते हैं। अब हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम तो किसने कहा है भाई,
तो ये कहा है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। और लेकिन आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें शिकायतों का लाभ उठाया गया, किंतु यह व्याख्या भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि मुस्लिम लोगों के साथ साथ गैर मुस्लिमों की भी इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी थी। अब भागीदारी थी तो आपको बताना पड़ेगा ना, तो ये कारण लिखने के साथ ही आपको ऐसे लिखना है कि जिसे कि इसमें गैर मुस्लिमों की बड़ी संख्या में भागीदारी थी अथवा विभिन्न धर्मों की इसमें भागीदारी थी, जिसे निम्न रूपों में देखा जा सकता है या निम्न तथ्यों से देखा जा सकता है। तो ये ऐसे लिखना है कि यहाँ पे एक तरफ स्थान होगा और एक तरफ नेतृत्वकर्ता होंगे, ठीक है। तो एक तरफ मान लो कि लखनऊ से किसने किया, झांसी से किन्होंने किया, है ना, इस तरह से दिल्ली से किन्होंने किया, बिहार से किसने किया, किन्होंने किया, ऐसे आपको लिखते हुए जाना है, ठीक है। इधर नाम लिख देंगे और ऐसे आपको फिर दिखा देना है, ये थोड़ा सा प्रभावी लगता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध, ये किसने कहा था, ये कहा था टी.आर. होम्स ने। खुद को सभ्य मानते थे अंग्रेज और इधर यानी काले लोगों को ये लोग बर्बर मानते थे। तो टी.आर. होम्स जैसे अंग्रेज इतिहासकार ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि यह विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था, ठीक है। और यह क्या कहता है, तो यह ब्रिटिश नस्लवादी स्वरूप को उजागर करता है। उनकी मानसिकता में खोट है, उनकी सोच छोटी है, जो सभ्य एक स्वयं को सभ्य और दूसरे को असभ्य बोलते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरे की संस्कृति का सम्मान नहीं करना, खुद को असभ्य कहना, ये बहुत गलत है, ठीक है। खुद को सभ्य कहना ये करते हुए कि दूसरे की संस्कृति का आप सम्मान न करें और ख़ुद को आप सभ्य कह रहे हैं, ये अपने आप में अपमानजनक बात है ना। आगे चलते हैं कि विद्रोह के दौरान जितनी क्रूरता ब्रिटिश सरकार द्वारा दिखाई गई थी उसके समक्ष विद्रोहियों द्वारा उठाए गए कदम गौण थे। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, इस व्याख्या से अंग्रेजों के संकीर्ण जाति भेद की गंध आती है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर बर्बर तथा जघन्य अत्याचार किए गए। बनारस में तो असहाय और निर्दोष बच्चों को भी फांसी पर लटका दिया गया, और ऐसे कोई सभ्य लोग थोड़ी करते हैं कि बच्चों को फांसी पर लटका दिए। फांसी पर लटकाने या फिर फांसी की सज़ा पर तो पुनर्विचार किया जा रहा है देशों में कि फांसी की सज़ा का कोई विकल्प होना चाहिए, और यहाँ ये खुद को सभ्य कहने वाले अंग्रेज बच्चों को भी फांसी पर लटका रहे हैं। आगे चलते हैं कि न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता हेतु संग्राम, ये किसने कहा है, तो ये R.C. मजूमदार ने कहा है कि उन्होंने 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता हेतु संग्राम की संज्ञा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस विद्रोह में शामिल नेताओं के उद्देश्य समान नहीं थे। यह आंदोलन किसान तथा जनजातीय आंदोलनों की श्रृंखला में से एक था और यह विद्रोह सैनिक असंतोष को व्यक्त करता है, राष्ट्रवाद की भावना को नहीं, उनका ये मानना था। किंतु R.C. मजूमदार की व्याख्या परंपरागत दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। इसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण अलग उद्देश्यों को दर्शाता है, ठीक है। अब 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है या नहीं, ये हम लोग कैसे देखेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, विपिन चंद्रपाल जैसे भारतीय लेखक इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इस महाविद्रोह की कई विशेषताएं इस पूर्व के आंदोलनों से अलग करती हैं। इन लेखकों ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। क्या, तो यह विद्रोह एक क्षेत्र में सीमित न होकर विस्तृत क्षेत्र में फैला था, ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय था, और विभिन्न क्षेत्र के नेताओं के बीच विद्रोह के दौरान समन्वय स्थापित हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि दो क्षेत्र हैं तो दोनों क्षेत्र के नेताओं के मध्य समन्वय नहीं हुआ, दोनों एक साथ कार्य नहीं कर रहे थे या फिर दोनों विद्रोह नहीं कर रहे थे। ऐसी पद्धतियाँ भी देखी गई कि दो क्षेत्रों के नेताओं के बीच आपसी समन्वय स्थापित हो चुका था, ठीक है, उनकी गतिविधियाँ समान होने लग गई थी, ठीक है। और अगर ए व्यक्ति यहाँ पे विद्रोह कर रहा है तो उससे प्रभावित होकर बी क्षेत्र के व्यक्ति या बी क्षेत्र के नेता भी विद्रोह कर रहे थे, तो कैसे हम इसे राष्ट्रीय नहीं कह सकते हैं जब ऐसी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, तो है ना। इस विद्रोह में समाज के विभिन्न वर्गों की भी भागीदारी देखी गई, और सभी विद्रोहियों को संगठित करने वाला प्रमुख तत्व क्या था कि विदेशी शासन को समाप्त करने की भावना। जब यही एक प्रबल भावना है तो इसे राष्ट्रीय कहना ही मात्र एक विकल्प है, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ही था, ठीक है। ये प्रबल तथ्य है, प्रबल साक्ष्य है कि 1857 का संग्राम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। इन सभी विशेषताओं के आधार पर 1857 का विद्रोह प्रथम स्वाधीनता संग्राम की श्रेणी में रखा जा सकता है। किंतु राजनीतिक सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रीय संघर्ष या स्वाधीनता संग्राम में एक निश्चित विचारधारा, निश्चित संगठन व निश्चित नेतृत्व की उपस्थिति अपरिहार्य होती है, और इस विद्रोह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा जैसे पंजाब, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास आदि अछूता रहा, और विद्रोहियों के पास किसी निश्चित योजना का न होना, आपसी तालमेल का अभाव तथा योग्य नेतृत्व की कमी थी। इसके अतिरिक्त विद्रोह में शामिल विभिन्न नेता अपने निजी हितों के लिए लड़ रहे थे तथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता के बीज प्रस्फुटित नहीं हो पाए थे, ठीक है।
इसीलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं कहा जा सकता, किंतु किसी भी साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध किसी उपनिवेश का यह सबसे बड़ा विद्रोह जरूर था, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों के बीच एक बड़ी असैनिक जनसंख्या खड़ी थी। ये क्या कह रहा है कि किसी भी साम्राज्य शक्ति के विरुद्ध किसी उपनिवेश का यह जो विरोध था वो बहुत बड़ा था, और इसमें ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ वहाँ के समाज के लोग खड़े थे, भले वो वर्दीधारी हों या फिर वर्दीधारी ना हो। ठीक है, अगर ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना भी कहा जाए तो साम्राज्यवाद के खिलाफ एक संगठित संग्राम तो जरूर ही कहा जाना चाहिए। और यह विद्रोह आधुनिक राष्ट्रवाद को भले ही अभिव्यक्त न करता हो, किंतु आरंभिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति अवश्य ही व्यक्त करता है, जो विभिन्न विचार एवं घटनाओं की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। ठीक है, अब उस समय आधुनिक राष्ट्रवाद डिफाइन ही नहीं था या फिर वैसे संगठन स्थापित ही नहीं हो पाए थे, उसके बावजूद भी ऐसे विस्तारित लेवल पे, एक बड़े लेवल पे, व्यापक पैमाने पे ऐसे संग्राम का घटना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, जो कि आगे आने वाले जो युद्ध थे या संग्राम थे उनके लिए प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसकी असफलता के क्या कारण थे। तो कारण है कि विद्रोह का सीमित रूप था। ठीक है, संगठन का अभाव था, सामंतवादी लक्षण था, और अंग्रेजों के वास्तविक रूप को न पहचान पाना, निश्चित योजना एवं योग्य नेतृत्व का अभाव, और ये था कि निश्चित उद्देश्यों की कमी थी और साथ ही साथ सीमित साधन थे इनके पास। तो देखते हैं यहाँ पे कि विद्रोह का सीमित रूप कैसे था। तो 1857 का विद्रोह स्थानीय, सीमित तथा संगठित था। दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश क्षेत्र हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा। ठीक है, अब जो भारत था उसमें दक्षिण भारत और फिर पंजाब इसमें शामिल नहीं हुए थे। जॉन लॉरेंस ने क्या कहा कि जॉन लॉरेंस ने उस समय पंजाब को सफलतापूर्वक अपने नियंत्रण में रखा। वास्तव में भारतीय सिपाहियों में से 1% से अधिक विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, और पंजाब के लोग शामिल नहीं हुए थे, इसीलिए उस समय उन्हें प्रलोभन देने के लिए पंजाब के लोगों को लड़ाका घोषित किया गया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था इस कारण से। ठीक है, और संगठन का अभाव, तो बिना किसी पूर्व योजना के 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया। और क्या हुआ कि जो कि असंगठित था, सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन की कमी थी। देश के विभिन्न भागों में हो रहे विद्रोहों के बीच कोई तालमेल नहीं था। नेक्स्ट है सामंतवादी लक्षण के 1857 ईस्वी के विद्रोह की प्रकृति के मूल में सामंतवादी लक्षण थे। एक तरफ अवध, रुहेलखंड तथा उत्तर भारत के सामंतों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, तो दूसरी ओर जींद, पटियाला, ग्वालियर के सिंधिया तथा हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह के दमन में भरपूर सहयोग किया। अब ये जींद, पटियाला, ग्वालियर के सिंधिया तथा हैदराबाद के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसका प्रमाण जो है कैनिंग ने अपने शब्दों में दिया था। तो कैनिंग क्या कहा था कि यदि सिंधिया विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेत कर वापस लौट जाना होगा। यानी कि भारत के सभी जो समाज थे या फिर जो सभी वर्ग थे वो इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, है ना। तभी अंग्रेज इस संघर्ष का या फिर इस विद्रोह का दमन करने में सफल रहे। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों के वास्तविक रूप को न पहचान पाना। तो शिक्षित भारतीय देश के पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा हुआ था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए शिक्षित भारतीय भी इस आंदोलन से दूर रहे। जो शिक्षित भारतीय थे, जो मध्यम वर्गीय शिक्षित भारतीय थे, वो उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज अंततः आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत का विकास ही चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस विद्रोह में लोगों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट है कि निश्चित योजना एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। तो 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था, किंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व यानी 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया, और समय पूर्व क्रांति होने के कारण योजना अधूरी रह गई। आपने जो योजना बनाई है उससे पूर्व ही आप कोई कार्य कर देंगे तो वो योजना अधूरी रहेगी, आपके संदेश सभी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए यह योजना अधूरी रही और थोड़ा सा असफलता का यह कारण बना। ठीक है, योग्य नेतृत्व के अभाव के साथ साथ भारतीयों के पास लॉरेंस, बंधु, निकोलसन, आउटरम, हैवलॉक, एडवर्ड्स जैसे सैन्य अधिकारी भी नहीं थे। भारत में तो उस समय राष्ट्रवाद विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही था, बल्कि बोलेंगे कि वहाँ राष्ट्रवाद विकसित भी नहीं हुआ था। लोगों को समझ ही नहीं था कि राष्ट्रवाद है क्या। यहाँ तो लोग अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, उन्हें बस एकमात्र उद्देश्य पता था कि अंग्रेज़ नाम का कोई बाहरी व्यक्ति है और वो आकर हमारे समाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमें इन्हें यहाँ से बाहर खदेड़ना है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से लोग लड़ रहे थे, और जो इस बात का ये कारण बना कि
एक योजना नहीं थी, सुसंगत योजना नहीं थी, नेतृत्वकर्ता नहीं थे, है ना। आगे चलते हैं कि निश्चित उद्देश्यों की कमी। 1857 के विद्रोही स्थानीय हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। विद्रोहियों के सम्मुख विदेशी विरोध की भावना के अतिरिक्त कोई अन्य समान उद्देश्य नहीं था। इन्हें अंतिम लक्ष्य का पता नहीं था तथा विद्रोहियों में आपस में भी सहयोग की भावना की कमी थी। ठीक है। सीमित साधन था, यानी कि अंग्रेजों के साधन विद्रोहियों की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में थे और भारतीयों के पास परंपरागत हथियार थे और उनके पास क्या थे, आधुनिक हथियार थे। परंपरागत हथियार तलवार भालू आदि से लड़ रहे थे भारतीय, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी सेना आधुनिकतम हथियारों से लैस थी। तार व्यवस्था थी उनके पास, वो सूचना एक जगह से दूसरी जगह पे आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन भारतीयों के पास ऐसा कोई भी संचार का माध्यम नहीं था। ठीक है। अब 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए, कुछ तो परिणाम रहे होंगे, तो देखते हैं कि यद्यपि 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा, किंतु भारत में अंग्रेजी शासन के लिए प्रबल तथा प्रत्यक्ष विरोध था। 1857 ईस्वी की क्रांति ने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी तथा स्वतंत्रता संग्राम के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अब देखते हैं राजनीतिक परिणाम। तो यद्यपि अंग्रेजों ने इस विद्रोह का पूर्णतः दमन कर दिया, किंतु 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को सीधे चुनौती दी और यह अनेक घटनाओं की क्रिया और प्रतिक्रिया के साथ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का वाहक बना। ठीक है। और भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है। और भारतीय राज्य सचिव नया पद का सृजन किया गया और इसकी सहायता के लिए क्या हुआ, तो एक परिषद का गठन किया गया। यहाँ से 3 पॉइंट निकले हैं। ठीक है, 1, 2 और ये 3 आपको ऐसे नोट करना है। और इसके लिए भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने साम्राज्य प्रसार की नीति को त्याग दिया और 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि ब्रिटिश क्राउन भारत में साम्राज्य विस्तार को तिलांजलि देता है और भारतीय नवाबों तथा राजाओं को यह आश्वासन देता है कि उनके साथ की गई संधि और समझौतों को अक्षुण्ण रखा जाएगा, अर्थात यहाँ रियासतों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है। और पराधीनता को भारतीयों ने अपनी नियति मान लिया था, परंतु 1857 ईस्वी की क्रांति ने भारतीयों के मन में नई उम्मीद जगाई तथा क्रांतिकारियों को यह महसूस होने लगा कि बहुत अधिक प्रयत्न करने से स्वशासन की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। ठीक है। अब सैनिक परिणाम भी कुछ हुए होंगे ना, सैनिकों ने विद्रोह किया है व्यापक पैमाने पर, तो सैनिक परिणाम भी हुए होंगे। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों पर एकाधिकार कर लिया। उन्होंने क्या कहा कि सैन्य सामग्रियों तक भारतीयों की पहुंच नहीं होनी चाहिए, या फिर ऊंचे पदों पर भारतीयों की पहुंच, ऊंचे सैन्य पदों पर भारतीयों की पहुंच नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और संख्या बल को कम किया, सेना में भारतीयों के संख्या बल को कम किया। ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग आगे। यह है कि ताकि भविष्य में 1857 ईस्वी जैसी क्रांति न हो सके। आगे कि भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों के साथ संतुलित करने का प्रयास किया गया। जाति और क्षेत्रों के आधार पर ब्रिटिश रेजिमेंटों का गठन किया गया, जैसे पंजाब, गोरखा आदि को ब्रिटिश सेना में ज़्यादा स्थान दिया गया, क्योंकि इन्होंने 1857 में ब्रिटिश सेना की ओर से युद्ध किया था। और सेना से संबंधित महत्वपूर्ण विभागों जैसे तोपखाना आदि को ब्रिटिश नियंत्रण में रखा गया तथा विभाजन और प्रतिलोभन की नीति अपनाई गई। और ब्रिटिश सरकार ने भारत की साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने की मनाही कर दी। इससे क्या हुआ, इससे भारत की आक्रामक शक्ति को पूर्ण रूप से पंगु बना दिया गया तथा जनसाधारण को अपनी आत्मसुरक्षा के लिए पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों को रखने से भी वंचित कर दिया गया। एक तो 1857 में वो लोग भाला और तलवार से लड़ रहे थे, उसके बावजूद क्या कर दिया गया कि पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों को रखने से भी उन्हें मनाही कर दी गई। और नेक्स्ट है कि फूट डालो और राज करो की नीति को इस विद्रोह के बाद अपनाया गया, जिसकी परिणति बंगाल का विभाजन था। और पील आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालना ही डालना है। ठीक है। और नोट है कि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब एवं उत्तर प्रांत से किया, क्योंकि ये लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। और बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, अभी मैं घर पे हूँ इसीलिए परेशानी हो रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आगे चलते हैं आर्थिक परिणाम पे कि कृषक असंतोष को कम करने के लिए 1859 ईस्वी में रैयतवाड़ी संशोधित कानून लाया गया। और 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति का तो अंत हो गया, परंतु इसके स्थान पर उनकी आर्थिक शोषण की नीति आरंभ हो गई। ठीक है। उन्होंने साम्राज्य विस्तार करना तो बंद कर दिया, लेकिन क्या किया, आर्थिक शोषण की नीति प्रारंभ हो गई। ये याद रखना है कि साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर अब आर्थिक शोषण की नीति अपनाई जाने लगी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतिम दौर में भारत में कठोर एवं दमनात्मक नीति को अपनाया गया।
1857 ईस्वी की क्रांति को जन्म देने का श्रेय यदि लॉर्ड डलहौजी की दोषपूर्ण नीतियों को दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस क्रांति के बाद भारतीयों के हित में तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, किंतु अनेक प्रकार के आश्वासन अवश्य दिए जाने लगे। अब क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम भी हुए कुछ। वो क्या थे कि अब धार्मिक मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाने लगी, सामाजिक और धार्मिक दोनों मामलों में। इसको आपको नोट करना है, और आप लोग नोट करते चल रहे हैं या नहीं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं या आंसर राइटिंग कैसे करें। तो पहले आपको कलम उठाने की इच्छा जागृत करनी होगी अपने आप में। कोई बुक पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ें आपको दिख रही है उसको सीधा उठा के अपने बुक उसमें कॉपी में या पेज में जो भी आप लिख रहे हैं उस पर लिखना होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता रही हूँ, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसी को आप लिखें। वीडियो पॉज करें, एक वाक्य का फॉर्मेशन करें, अपने शब्दों में करें या फिर किताब के ही लैंग्वेज को उठा के अपनी कॉपी में डालें। इससे आदत बनेगी आंसर लिखने की। ठीक है, आगे चलते हैं कि स्थानीय लोगों को उनके सम्मान एवं अधिकारों को वापस दिलाने की बात की गई। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने देसी राजाओं के साथ फिर से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेज सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने का प्रयास किया जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाए। तो जो मूल आधार होता है ना किसी समाज के विकास का, किसी राष्ट्र के विकास का, उस पर चोट किया गया। शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया यहाँ पे। ठीक है, भारतीयों की धर्म और संस्कृति को परिवर्तित किया जाने का धर्म और संस्कृति परिवर्तित किया जाने लगा। और क्या किया गया, तो पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जाने लगा। और अभी भी आप देखेंगे तो लोग जो गुलाम मानसिकता है, अंग्रेज़ी बोलना बहुत गर्व की बात होती है, फेयरनेस क्रीम, ये अंग्रेज़ों की जो मानसिकता थी वो उसके बीच इतना जकड़ गया कि फेयरनेस क्रीम जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंडिया में। दिख ही रहा होगा आपको, तुरंत से गोरा निखार पाएँ ये सब चीज़ें, ये दासता का प्रतीक होती हैं, है ना। तो यही उन्होंने किया कि यहाँ की शिक्षा पद्धति, यहाँ के जो रहन सहन का जो स्तर है उसको परिवर्तित करने का कोशिश किया 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, और अगर ये चीज़ें जब बात हो रही है शिक्षा पद्धति, तो आपको यथावत ऐसा होना चाहिए कि स्वतः आपको ब्राउन वर्ग जो टर्म है वो याद आना चाहिए। ठीक है, ब्राउन वर्ग नाम का जो टर्म था कि एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे कि जो रक्त व रंग से तो भारतीय हो लेकिन अपनी प्रकृति में, अपने व्यवहार में अंग्रेज़ों के जैसा हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों में श्रेष्ठ सभ्यता का मिथक टूटने लगा और इस क्रांति के बाद अंग्रेज भारतीयों से सावधान तथा अलग थलग रहने लगे। ठीक है, आगे है कि इस विद्रोह के फलस्वरूप सामंतवादी व्यवस्था चरमरा गई। सामंतवादियों की छवि देशद्रोहियों जैसी हो गई क्योंकि सामंतों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। और इसका महत्व क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो महत्व भी देखते हैं कि इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना के बीजारोपण के साथ उन्हें एकता तथा संगठन का पाठ पढ़ाया और ब्रिटिश सरकार द्वारा आंतरिक दशा को उतारने का प्रयास किया गया। और भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेक अधिनियम लाए गए। ठीक है, और 1858 में भी एक्ट लाया गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के पश्चात ही। तो यहीं से संवैधानिक विकास प्रारंभ हुआ भारत में। तो ये सारे महत्व थे 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके। तो ये हम लोगों ने देखा 1857 की क्रांति, उसका स्वरूप, उसके महत्व, जो कारण थे वो सब। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका। और अभी जनवरी माह तक ही मतलब जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ वो एक दिन में एक ही वीडियो डाल पा रही हूँ, तो ऐसा जनवरी तक ही रहेगा। बाकी फरवरी से जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो एक दिन में कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड होंगे। ठीक है, तभी हम लोग अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। वरना एक दिन में एक वीडियो अगर हम लोग पढ़ेंगे या फिर एक दिन में एक टॉपिक निपटाएंगे तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल मैं अपने घर पे हूँ इसीलिए पॉसिबल नहीं है उतना वीडियो बना पाना, क्योंकि परिवार के साथ समय बिताना भी आवश्यक होता है। तो इसीलिए मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करूँ। तो फ़िलहाल तो यही है कि आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया है या उसमें उसके आप हिस्सा नहीं बने हैं तो आप अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ख्याल रखें, धन्यवाद।